नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 59वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके विचार हम देखते हैं। अपने हित से पहले समाज और देश के बारे में सोचना एक विवेक युक्त सच्ची नागरिक का धर्म होता है। इस प्रकार के विचारों के धनी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम भगवती देवी एवं पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था। पुनर्जागरण काल के अग्रदूत बनकर इन्होंने कार्य किया। हम देखते हैं कि जो पुनर्जागरण काल है वह ऐसा होता है कि इसी समय पर उपनिवेश की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी और भारत के लोगों में कुरीतियाँ एवं रूढ़िवादी प्रथाओं के चलते इस समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति को जन्म दे चुका था। यहाँ पर जो कुरीतियाँ थी इसके कारण महिला एवं बालिकाओं के प्रति जो शोषण की नीति थी, जिस प्रकार का यहाँ पर समाज चल रहा था, इस समाज के सुधार के लिए कुछ विशेष समाज सुधारक निकल कर आए, जो कि जिनमें यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, आदि व्यक्तियों के द्वारा समाज सुधार के लिए कार्य किए गए। उनके बारे में हम इस समय में जो पुनर्जागरण काल होता है, भारत की पुनर्जागरण काल के बारे में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं इस समय पर इनकी घटनाएं। दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वह शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, स्वतंत्रता सेनानी आदि जो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ थीं उनके बारे में हम देखते हैं। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर इन्होंने पढ़ाई की। हम देखते हैं कि यह बहुत सामान्य व गरीब परिवार से आते थे, अतः पढ़ाई करने के लिए इनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर इन्होंने अपना अध्ययन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर धर्म सुधार की अपेक्षा शिक्षा शास्त्री अधिक थे और इन्होंने शिक्षा एवं भाषा की उन्नति और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक तो एक और थे, बल्कि इन्होंने समाज सुधार के अलावा जो कि स्त्रियों की शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने शिक्षा के लिए, भाषा की उन्नति एवं संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। हम देखते हैं कि इस समाज में दो चीज़ें बहुत ही नीचे स्तर पर थीं। एक तो स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा को लगभग शून्य थी और महिलाओं की शिक्षा पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और पुनर्जागरण काल का जो समय था, इस काल से ही यह जो मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे, इनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। हम देखते हैं कि इन्होंने जो प्रयास किया वह स्त्री शिक्षा के लिए एवं भाषा की उन्नति, जो भी बांग्ला भाषा होती थी, बांग्ला भाषी होने के कारण इन्होंने जो वर्णों का विकास किया, किस प्रकार यह इसको लेकर चले। और हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा, जो कि ब्राह्मणों की भाषा कही जाती थी और आम जनता से दूर हुआ करती थी, उसको भी समझाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। उनको आम जनता तक लाने का जो प्रयास है वह इनके द्वारा किया गया। साधारण जन को संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक वर्ण परिचय नामक नवीन वर्णमाला का विकास किया। हम देखते हैं कि इन्होंने जब संस्कृत को पढ़ाने के लिए जो आम जनता है उस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक वर्ण परिचय नामक बांग्ला वर्णमाला का विकास किया, जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। और जो बंगाली लोग हैं संस्कृत को पढ़ने के लिए इस वर्णमाला का प्रयोग अब आज भी करते हैं और जो भी स्कूलों में उनके पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इसके लिए इन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। हम देखते हैं कि जो नारी शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया, इसके चलते 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति, जो कि स्ट्रीट लाइट से इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की, इतने गरीब परिवार से होने के बाद भी इन्होंने इतने सराहनीय कार्य किए। और आज हम बहाने लेकर बैठते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं, और जो भी मोबाइल्स वगैरह बच्चे यूज करते हैं उन मोबाइल में इतना समय बर्बाद करते हैं और शिक्षा के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और अपने जो सकारात्मक चीज़ों के लिए, उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उनका नकारात्मक तरीके से प्रयोग करते हैं और शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार के महापुरुषों के बारे में इनको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार स्ट्रगल कर कर यह यहाँ तक पहुँचे, और इनके प्रयासों से, और जो कि ऐसा भी नहीं था कि इनके द्वारा जो पैसा कमाया गया हो वो नकारात्मक तरीकों से कमाया गया हो। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने कार्य किया और उससे पैसा इकट्ठा कर कर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने 35 विद्यालयों की स्थापना की और उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए इन्होंने वैनथम स्कूल की स्थापना की। उच्च शिक्षा, जो कि उच्च शिक्षा के लिए हम देखते हैं कि जो कि बाद में विश्वविद्यालय बन के भी उभरा। तो हम देख सकते हैं कि 1849 ईस्वी में वैनथम स्कूल की स्थापना हुई। फैक्ट के लिए आप याद रख लीजिए, जो शीघ्र ही महिला शिक्षा का केंद्र बन गया। पहली स्नातक चंद्रमुखी बसु इसी कॉलेज से निकल कर आईं। जो उच्च शिक्षा के लिए वैनथम स्कूल या कॉलेज विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि पहली स्नातक महिला चंद्रमुखी, जो कि बांग्ला क्षेत्र से आती थी, चंद्रमुखी बसु इसी कॉलेज से पास होकर आई। आगे हम देखते हैं, इतना ही नहीं, इन्होंने संस्कृत व ब्राह्मण संस्कृत का जो ब्राह्मण के वर्चस्व में हुआ करता था उसको समाप्त करने हेतु कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मणों के लिए खोल दिए। हम देखते हैं कि संस्कृत की जो भाषा, जो कि ब्राह्मणों की भाषा कही जाती थी, उस पर आम जनता के लिए पहुंचाने के लिए इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए दरवाजे खोल दिए, यानी अब गैर ब्राह्मण भी संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। और हम देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं उनमें ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत बोली जाती है, लेकिन इसके लिए इसका मतलब समझ पाना जो हमारी आम समझ से बाहर होता है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि, और जो कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ब्राह्मणों का आधिपत्य जो संस्कृत पर हुआ करता था, इस प्रकार इन्होंने समाज में अलग जगह कर संस्कृत के लिए सब समान, यानी समान रूप से सभी लोगों के लिए खोल दिए और उनके लिए शिक्षा को प्रसार करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता प्रदान की। जो आधुनिक गद्य शैली है उसका निर्माता, यानी उसको सुधारने का प्रयास, जो कि इनके आधुनिक रूप से इन्होंने अपडेशन किया, वह इन्होंने प्रयास किया कि जो भी यहाँ पर बंगाल की रचनाएं होती थी उनको अपडेशन करके, जो कि नवीन बच्चे हैं, नए प्रकार की सोच के व्यक्ति हैं, उनके लिए इनको सुधार कर पेश करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने विचारों को, जनमानस की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने के लिए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, बंगाल विवाह व बाल विवाह उत्तरोदोषी नामक पुस्तक का प्रचलन किया। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, एक तो इनके द्वारा जो भी अपनी बातों को फैलाने के लिए, अपनी प्रवृत्तियों को जो भी जनमानस हुआ करते थे उन तक फैलाने के लिए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, जो कि प्रमुख है, आपसे पूछ लिया जाता है सोम प्रकाश के संपादक कौन हुआ करते थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इसके अलावा बंगाल विवाह, बाल विवाह, उत्तरदोषी नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बहुत ही प्रमुख, यह आप याद रखिए, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया या पास किया गया। इन्होंने अपने स्वयं के पुत्र का विवाह एक विधवा महिला से करवाया, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। और विधवा विवाह को समर्थन देने के लिए इन्होंने अपने जो पुत्र थे, बालक थे, उनका विवाह एक विधवा महिला से करवा दिया। और इस प्रकार इन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं इनके बारे में। आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जो बंगाली भाषा के वर्ण हैं उनको पुनर्गठित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और इनके द्वारा लिखी हुई किताब वर्णों परिचय आज भी बांग्ला अक्षरों को समझने के लिए पढ़ाई जाती है। जो स्कूलों के पाठ्यक्रम हैं उनमें बांग्लो परिचय जो पुस्तक है उसको शामिल किया गया है। उसके द्वारा जो कि बांग्ला वर्ण है उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाए, पर उनमें से इंसान सिर्फ एक था। और जो कि यह शब्द थे यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हुआ करते थे। विधवा विवाह को आध्यात्मिक एवं धार्मिक तर्कों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई। हम देखते हैं कि
अगर आप सीधे तौर पर किसी भी बात को रखते हैं समाज में तो वह आसानी से स्वीकार नहीं की जाती, उसके कुछ आलोचक आते हैं। अगर हम समाज में किसी प्रकार से अभी हमारे पड़ोस में भी अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, कोई स्त्री विधवा होती है और उसके विवाह की बात करते हैं तो एक लड़ाई की स्थिति बन जाती है। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने उस समय समाज में जब किया है, इतने सटीक तरीके से, इतने प्रभावी रूप से माने जाते थे, उनको समझाने के लिए आध्यात्मिक एवं धार्मिक तर्कों को माध्यम बनाया। इन्होंने पुस्तकों को पढ़ा, उनमें से जो भी इसके लिए पॉजिटिव बातें थी, सकारात्मक बातें थी, उनको निकाला और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि रामायण के अनुसार या महाभारत के अनुसार या वेदों के अनुसार इस प्रकार का कार्य करना जो कि एक सकारात्मक कदम हो सकता है, उसको निकाल कर और उनके बारे में बताकर इन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। तथा अपनी जो पुस्तक है, पुस्तक विंडो रीमैरिज लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने इन सभी बातों को, आध्यात्मिक एवं धार्मिक बातों का संकलन किया और उन्हीं के माध्यम से इनको आम जनता के लिए समझाने का प्रयास किया कि विधवा विवाह समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है, विधवा विवाह करवाने चाहिए, ताकि जो 12-13 वर्ष की जो महिलाएं हैं और उस समय उपनिवेश काल में और जो क्रांतिकारी घटनाएं हुआ करती थी, अकाल पड़ते थे, इसके कारण बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाया करती थी और उनके भरण पोषण एवं जो कि इनकी सामाजिक सुरक्षाएं चलाने के लिए ना तो ससुराल से कोई सहायता मिलती थी और समाज में इनके लिए एक बदतर जीवन जीना पड़ता था। अतः उनके लिए इन्होंने इनकी स्थिति को देखते हुए यह कार्य किया। बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, जो भी बाल विवाह होते थे उनका कड़ा विरोध कर किया। उस समय किशोर की आयु किशोरी की जो महिला की आयु हुआ करती थी, उसकी जो विवाह है अधेड़ उम्र के लोगों से कर दिया जाता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ हम मूवीज़ भी देखते हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके विवाह अधेड़ उम्र के लड़कों से कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की समस्याओं के बारे में इन्होंने कार्य किया। 1860 में इन्हीं के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट कानून पारित हुआ, जो बाल विवाह के चलते 1860 में हम देखते हैं कि इन्हीं के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट कानून पारित होता है, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी या बालिका के साथ यौन संबंध बनाना अपराध घोषित कर दिया जाता है। पहले यह किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाता था। यदि इसकी जो भी कोर्ट में अपील की जाती थी, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। अतः हम देखते हैं कि इनके प्रयासों के द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना अपराध घोषित कर दिया जाता है, जो कि 1860 में होता है। बांग्ला वर्णमाला का विकास किया ताकि भविष्य में आधिकारिक पढ़ाई का माध्यम बनाया जा सके। बांग्ला भाषा जो कि प्रचलित है और जो कि संवैधानिक तौर पर भी सामने लाई जाती है, और इसके लिए इन्होंने इतने समय पहले से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। बांग्ला भाषा के वर्णों को इस प्रकार व्यवस्थित किया ताकि यह आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिसों में भी इस प्रकार का यूज हो सके। हम देख सकते हैं कि संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के लिए सभी महिलाओं एवं जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए। संस्कृत जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जिसे ब्राह्मणों की भाषा कहा जाता था, अतः इसको पढ़ने के लिए समाज में बाकी व्यक्तियों के लिए इसको अधिकार नहीं थे। एक सामाजिक चेतना का विषय देखें तो इनके द्वारा एक कार्य किया गया। इस कार्य के माध्यम से इन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए बेसिक शिक्षा लेना भी मुश्किल था, फिर संस्कृत शिक्षा की तो बात ही अलग है। फिर हम देख सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षा एवं सभी जातियों के लिए जो भी पिछड़े वंचित वर्ग के व्यक्ति थे जो कि संस्कृत सीखना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अपने महाविद्यालय जो कि इनके द्वारा जब यह पद पर हुआ करते थे तो इन्होंने इस समय पर इनके लिए दरवाजे खोल दिए। संथाल बालिकाएं यानी जो संथाल आदिवासी हुआ करते थे, जनजातियां हुआ करती थी, संथाल बालिकाओं की शिक्षा के लिए पहले बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, जो भी संस्कृत की पुस्तकें थी जो आम जनता की समझ से दूर हुआ करती थी, उनका अनुवाद अपनी भाषा में करके इन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया और उन तक वह बातें पहुंच पाईं। 1848 में बांग्ला इतिहास, 1849 में जीवन चरित्र, 1854 में कालिदास की शकुंतला, 1860 में महाभारत सीता वनवास, 1869 ईस्वी में भ्रांति विलास, 1873 में ओती होई लो और
1884 में ब्रजविलास, 1886 में रत्नो परीक्षा, 1871 में बहु विवाह बाल विवाह पुस्तक लिखी। इतनी पुस्तकें इनके द्वारा जो लिखी गई। अनुवादित पुस्तकों को बेचकर यह बच्चों की शिक्षा करने के लिए कार्य करते थे। हम देख सकते हैं कि जो इनके द्वारा इतने सारे कार्य किए गए, लगभग 30 विद्यालयों की स्थापना, जो कि बालिका विश्वविद्यालयों की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जो पैसा है वह कहाँ से इकट्ठा होता होगा। एक तो ये जॉब करते थे, उससे कुछ पैसा हो जाता था, एवं इनकी कमाई का प्रमुख सोर्स यह था कि जो इनके द्वारा पुस्तकें अनुवादित की जाती थी उनको बेचकर जो भी इनके द्वारा धन अर्जित किया जाता था, उसी धन से यह लोगों को शिक्षित, बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्य करते थे। इस प्रकार के महान समाज सुधारक व्यक्ति जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, उसी के साथ आज का व्याख्यान खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि यह छोटा सा प्रयास आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो और भी बच्चों तक इस प्रकार की जानकारी फैलाने के प्रयास करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।